हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है और यह समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है। इसमें अभी हम लोग जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग मैक्स वेबर के आदर्श प्रारूप अर्थात जिसे अंग्रेजी में आइडियल टाइप कहते हैं, तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो आदर्श प्रारूप है वह मैक्स वेबर की मुख्य अवधारणाओं में से एक मानी जाती है। आदर्श प्रारूप के आखिर में क्या अर्थ हैं, इसकी संरचना कैसी होती है और इसकी विशेषताएं कौन-कौन सी हैं, इन्हीं के बारे में आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। अब यहाँ पर आदर्श प्रारूप की व्याख्या की बात कर लेते हैं। न्यू वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार, जो न्यू वेबस्टर डिक्शनरी है इसके अनुसार आइडियल अर्थात इसको हिंदी में आदर्श कहते हैं। इसका अर्थ होता है अधिक से अधिक पूर्णता की स्थिति वाला मानक स्वरूप या धारण। तो अगर हम कभी किसी आदर्श की कल्पना करते हैं, चाहे वो आदर्श व्यक्ति हो या आदर्श वस्तु हो सकती है, तो उसकी जो हम कल्पना करते हैं वह अधिक से अधिक पूर्णता की स्थिति में होती है। अर्थात जिस चीज़ की भी हम कल्पना करते हैं, जिस आदर्श वस्तु की या व्यक्ति की कल्पना करते हैं, वह काफ़ी हद तक उसके निकट पाया जाता है जैसा हम सोचते हैं उसके। वहीं पर कॉलिंस कॉबल डिक्शनरी के अनुसार अगर देखा जाए तो किसी भी संदर्भ में हम ले सकते हैं, आपका आदर्श वह व्यक्ति या वस्तु होगी जो आपको उस संदर्भ में सर्वोत्तम उदाहरण लगे। अर्थात यहाँ पर कोई आदर्श व्यक्ति भी हो सकता है, कोई आदर्श वस्तु भी हो सकती है, लेकिन अगर किसी भी संदर्भ में हमारे लिए कोई आइडल कौन हो सकता है जो कि हमारे लिए सर्वोत्तम महसूस हो या वह हमें सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में दिख सकता है। जैसे कि अगर बिजनेसमैन के संदर्भ में हम देखें, बिजनेसमैन की कैटेगरी में अगर हम ले लें, तो कुछ व्यक्तियों के लिए रतन टाटा जी आदर्श व्यक्ति हो सकते हैं, वहीं पर कुछ के लिए अंबानी जी आदर्श व्यक्ति हो सकते हैं। तो सबका अपना सोचने का संदर्भ अलग हो सकता है और उसी के हिसाब से उनके आदर्श व्यक्ति भी अलग हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर टाइप की बात करें तो टाइप को हिंदी में प्रारूप कहते हैं। न्यू वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार कोई प्रकार हो सकता है, वर्ग हो सकता है अथवा समूह जिसे अपनी खास विशेषता के कारण अन्य वर्गों से अलग रखा जा सके। अर्थात जो टाइप होता है यह किसी वर्ग का भी हो सकता है, किसी समूह का भी हो सकता है या किसी भी प्रकार का भी हो सकता है। तो इसकी अपनी कुछ खास विशेषताएं होती हैं और इन्हीं खास विशेषताओं के कारण यह दूसरे प्रकारों से या दूसरे वर्गों से या दूसरे समूह से अलग होते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति X है और वहीं पर कोई व्यक्ति Y है, दोनों के जो प्रॉपर्टीज हैं या दोनों के लक्षण जो हैं वो अलग-अलग हैं। तो जब दोनों के लक्षण अलग-अलग होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि X और Y जो हैं वो अलग-अलग टाइप के हैं, यानी कि वो एक कैटेगरी में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों की अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं और इसके कारण ही वो दोनों अलग-अलग माने जाएंगे। इस प्रकार से यदि आदर्श प्रारूप की परिभाषा को देखा जाए तो हम यहाँ पर आदर्श का अर्थात जो आइडियल है और यहाँ पर टाइप के दोनों की परिभाषाओं को हम एक साथ मिलाकर और यह कह सकते हैं कि किन्हीं वस्तुओं या व्यक्तियों के ऐसी प्रकार, वर्ग अथवा समूह को कहा जा सकता है जिसकी अपनी खास विशेषता अपने वर्ग या समूह में सर्वोत्तम लगे। अब यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करिए कि जैसे अगर कोई मान लेते हैं एक समूह है, उस समूह में किन्हीं वस्तुओं का या व्यक्तियों का ऐसा वर्ग हो सकता है, समूह हो सकता है या कुछ भी हो सकता है जिसमें उनकी अपनी खुद की अपनी विशेषताएं हों और वह उन समूह में सबसे अलग उन्हें स्थान दे या उन्हें सर्वोत्तम बनाए या सबसे उचित स्थान उन्हें दे।
इसी को मैक्स वेबर आदर्श प्रारूप कहते हैं। आदर्श प्रारूप क्या होता है, इसको हम लोग एक सरल भाषा में समझ लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि अगर एक संयुक्त परिवार है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक संयुक्त परिवार है, और संयुक्त परिवार जैसे ही हम बोलेंगे तो हम लोगों के मन में कुछ धारणाएं आ जाती हैं कि यहाँ पर परिवार के सभी सदस्य जो होते हैं वह एक साथ होते हैं, और सिर्फ सभी सदस्य ही नहीं बल्कि 2-3 पीढ़ियां भी एक साथ ही होती हैं। वहीं पर इनका जो भोजन का सिस्टम होता है वह एक साथ ही होता है, लोग निवास एक साथ करते हैं, जो अर्थव्यवस्था की संरचना होती है उस पर सभी का बराबर का अधिकार होता है। तो हम जब आदर्श प्रारूप की बात करते हैं, संयुक्त परिवार में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि सभी संयुक्त परिवार में पाई जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी कि जो प्रत्येक संयुक्त परिवार में नहीं पाई जाती होंगी। कुछ कुछ परिवारों में कुछ अलग उनकी विशेषताएं होती होंगी, लेकिन सभी संयुक्त परिवारों में जो विशेषताएं कॉमन पाई जाती हैं उन्हीं को हम आदर्श प्रारूप कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अभी क्लियर हो गया होगा कि आखिर में आदर्श प्रारूप क्या है। इसका आखिर में आदर्श प्रारूप का मैक्स वेबर ने किस प्रकार से व्याख्या किया है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये आर्टिकल इग्नू की किताब से है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, और इसी से हम लोग समझेंगे कि आखिर में वेबर ने आदर्श प्रारूप को किस प्रकार से प्रयोग किया था। वेबर ने आदर्श प्रारूप का इस्तेमाल एक विशिष्ट अर्थ में किया था, अर्थात उन्होंने एक विशेष अर्थ में आदर्श प्रारूप को इस्तेमाल किया था। उनके अनुसार आदर्श प्रारूप जो होता है वह एक मॉडल की तरह होता है। वह एक मॉडल है, दिमागी तौर पर बनाई गई ऐसी विधि है जिसके आधार पर वास्तविक स्थिति अथवा घटना को परखा जा सकता है और उसका क्रमबद्ध तरीके से चित्रण किया जा सकता है, या उसे उसकी व्याख्या कर सकते हैं, या उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब ये हम सभी जानते हैं कि जो मॉडल होता है, अगर हम मान लेते हैं कि किसी भी चीज़ का जो मॉडल होता है तो वो वास्तविकता तो होती नहीं है। अगर मान लेते हैं कि जैसे आपका मेट्रो प्रोजेक्ट चलता है, मेट्रो प्रोजेक्ट जो होता है, अभी तमाम बड़ी बड़ी जो सिटी हैं वहाँ पे मेट्रो प्रोजेक्ट चलता है, तो उसका जो मॉडल बनता है, तो क्या हम वो वास्तविकता है? नहीं है। उस मॉडल को हम रखते हैं और उसी मॉडल के अनुसार उस वास्तविकता को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार से जो आदर्श प्रारूप होता है, ये आदर्श प्रारूप भी एक मॉडल का काम करता है। और यह कैसा मॉडल होता है? यह दिमागी तौर पर बनाई गई एक विधि है जिसके आधार पर हम वास्तविक स्थिति या घटना को परख सकते हैं तथा उसका हम सिस्टेमेटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से उसका चित्रण कर सकते हैं, अर्थात समझा सकते हैं या उसका अध्ययन कर सकते हैं। वेबर ने सामाजिक यथार्थ को वेबर ने सामाजिक यथार्थ को समझने और परखने के लिए आदर्श प्रारूप को विचार पद्धति के साधन के रूप में प्रयुक्त किया है। आदर्श प्रारूप को ही इन्होंने क्या किया था? विचार की जो पद्धति होती है, अर्थात हम किस प्रकार से सोच के, किस प्रकार से हम अपने विचारों के द्वारा एक ऐसा सिस्टेमेटिक तरीका बनाएं जिसके कारण हम किसी भी जो सामाजिक वास्तविकता है उसको अच्छे से समझ सकें, उसको परख सकें, या उस पर हम तर्क वितर्क के माध्यम से कुछ रिजल्ट या परिणाम ला सकें। विचार पद्धति अवधारणाओं और तर्कों पर आधारित शोध विधि का ऐसा तरीका है जिससे ज्ञान विकसित होता है। अब विचार पद्धति होता क्या है? तो जो विचार पद्धति है यह क्या होता है? यह अवधारणाएं जो होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और जो तर्क होते हैं, अर्थात हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, इन्हीं पर आधारित यह एक रिसर्च करने का या शोध विधि का एक तरीका है जिससे कि ज्ञान में वृद्धि होती है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो सामाजिक विज्ञानों की विचार पद्धति में ज़्यादातर जोर जो था इनकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता निर्धारित करने पर दिया गया था। जो भी ऐतिहासिक अगर हम अध्ययन की बात करें, जिसमें हमें दरखाइम को ले सकते हैं,
दरखाइम ने भी ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया था। वहीं पर मार्क्स ने भी ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया था। ऐतिहासिक पद्धति से ही उन्होंने पीछे की समाज किस प्रकार से विकसित हुई थी और जो औद्योगिक स्थिति है इस स्तर तक कैसे पहुंची थी, तो उन लोगों ने ऐतिहासिक दृष्टि से ही अध्ययन किया था। और क्योंकि जब ऐतिहासिक दृष्टि की बात आती है तो इन्होंने क्या किया था, जो सामाजिक विज्ञानों की विचार पद्धति है इसमें ज्यादातर उन्होंने किस पर जोर दिया था, वैज्ञानिक प्रामाणिकता निर्धारित करने पर। अर्थात उन्होंने कहा था कि समाज का या समाज के विज्ञान का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन होना चाहिए। और यहाँ पर यह बात भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि यह कथन मीसेल का है, इसे मीचेल या मीसेल कह सकते हैं। तो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का यह मीसेल का कथन हो जाता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो सामाजिक विज्ञानों की विचार पद्धति में ज्यादातर जोर इनकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता निर्धारित करने पर दिया गया है। यह कथन मिशेल का है और इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि यह एक इम्पॉर्टेंट कथन हो जाता है। मैक्स वेबर की सामाजिक विज्ञानों में वस्तुपरकता के प्रति विशेष रुचि थी। अर्थात मैक्स वेबर जो समाज के विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने वस्तुपरकता पर अर्थात ऑब्जेक्टिविटी पर, अर्थात जो भी अध्ययन करेंगे वह हम किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित होकर नहीं करेंगे, बल्कि जो घटनाएं जैसी हैं हमें उसका वैसे ही अध्ययन करना है, ना कि किसी के विचारों से प्रभावित होकर करना है। इसी को वस्तुपरक अध्ययन कहते हैं। इसलिए उसने आदर्श प्रारूप को विचार पद्धति के ऐसे साधन के तौर पर प्रयोग किया जो यथार्थ को वस्तुपरक दृष्टि से देखें। तो वेबर ने आदर्श प्रारूप को विचार पद्धति के ऐसे साधन के रूप में प्रयोग किया है। उन्होंने क्या किया है, आदर्श प्रारूप को विचार पद्धति के साधन के रूप में प्रयोग किया है, जिससे कि जो भी वास्तविकता हमें दिख रही है उसका हम वस्तुपरक अध्ययन कर सकें या उस वास्तविकता को हम वस्तुपरक दृष्टि से देखें। यह सामाजिक यथार्थ को किसी व्यक्तिपरक पूर्वाग्रह के बिना परखता है और वर्गीकृत, क्रमबद्ध और परिभाषित करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को अब स्पष्ट हो चुका होगा कि जो आदर्श प्रारूप होता है वह जो सामाजिक वास्तविकता होती है या सामाजिक यथार्थ होता है उसको व्यक्तिपरक पूर्वाग्रह अगर किसी ने कुछ किया है किसी समाज को लेके या किसी घटना को, उसके बिना वह परखता है। अर्थात वह किसी पूर्वाग्रह को इनकार करता है और इस प्रकार से वह अपनी खुद की अपनी पद्धति के अनुसार सामाजिक यथार्थ की वास्तविकता को समझता है, परखता है, उसको वर्गीकृत करता है, उसको बांटता है कि किस तरीके से हमें इसका सिस्टमेटिक तरीके से हम अध्ययन कर सकते हैं और फिर वह उसकी परिभाषा देता है अर्थात परिभाषित करता है। ये तो आदर्श प्रारूप की व्याख्या की बात थी कि किस प्रकार से डिक्शनरी के अनुसार आदर्श प्रारूप क्या होता है और वेबर ने इसी आदर्श प्रारूप को किस प्रकार से अपने अध्ययन में प्रयोग किया था। अब यहाँ पर हम लोग मैक्स वेबर ने इसकी संरचना को समझाया है कि आखिर में आदर्श प्रारूप की संरचना कैसी होती है, इसको हम लोग समझते हैं। आदर्श प्रारूप अनिश्चित संख्या में ऐसे तत्वों के अमूर्तीकरण और संयोग से विकसित किए जाते हैं। आदर्श प्रारूप जो होता है वह क्या होता है, अनिश्चित संख्या में, अर्थात कोई निश्चित संख्या नहीं है, इतने सारे तत्व समाज में पाए जाते हैं, तो ये सारे जो तत्व होते हैं इनके अमूर्तीकरण और संयोग से विकसित किए जाते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अगर किसी भी उदाहरण को ले लेते हैं, यहाँ पर पहले हम लोग इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं, फिर इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं डिटेल में कि आखिर में क्या है ये। तो जो तत्व यथार्थ में पाए जाते तो हैं लेकिन अपने विशिष्ट रूप में या तो कभी नहीं पाए जाते या बहुत ही कम पाए जाते हैं।
वेबर ने कहा है कि आदर्श प्रारूप जो होता है वह अनिश्चित संख्या में ऐसे तत्वों के अमूर्तीकरण और संयोग से विकसित किए जाते हैं जो तत्व यथार्थ में तो पाए जाते हैं। अर्थात जिस अगर मान लेते हैं किसी समाज का उदाहरण लेते हैं, किसी भी समाज में ऐसे बहुत से तत्व होते हैं, अनिश्चित संख्या में तत्व पाए जाते हैं, लेकिन जो तत्व वास्तविकता में तो पाए जाते हैं, मैक्स वेबर कहते हैं कि वो ये सारे तत्व जिससे कि आदर्श प्रारूप बनता है, ये सारे तत्व वास्तविकता में तो पाए जाते हैं, लेकिन अपने विशिष्ट रूप में अर्थात अपने विशेष रूप में या तो कभी नहीं पाए जाते हैं, अर्थात कि जैसे उनको होना चाहिए वैसे रूप में वो या तो कभी नहीं पाए जाते हैं या बहुत ही कम पाए जाते हैं। अब इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं, तब यह बात समझ में आ जाएगी कि आखिर में यह जो संरचना की डेफिनेशन है या संरचना की परिभाषा क्या हमें बता रही है। लोकतंत्र का अगर उदाहरण लेते हैं, तो लोकतंत्र के बारे में हम सभी जैसे ही सुनेंगे, यह हमारे मन में ख्याल आ जाएगा कि यहाँ पर समानता पाई जाती है, अर्थात सभी के साथ समान व्यवहार होता है। तो जो लोकतंत्र होता है उसमें समानता पाई जाती है। वहीं पर बहुमत का वर्चस्व पाया जाता है, बहुमत की ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो जन समुदाय है अर्थात जनता जो है, उसका सरकार के गठन में काफ़ी ज़्यादा प्रतिनिधित्व पाया जाता है या उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं पर जो भी कोई भी निर्णय लिया जाता है अगर समाज में, अगर मान लेते हैं कि कोई जैसे चुनाव होता है, तो चुनाव में भी जनता की जो भागीदारी होती है वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बिना जनता के विचारों के चुनाव संभव नहीं है। और जब तक चुनाव जनता अपना ओपिनियन या अपने विचार नहीं व्यक्त करता है कि हमें किस प्रकार से वोट देना है या किसको देना है नहीं देना है, तब तक जो चुनाव की प्रक्रिया है वो असफल मानी जाएगी। अर्थात यह जनता पर ही निर्भर करता है कि चुनाव कितना सफल होता है। इसी प्रकार से अगर हम मताधिकार की बात करें कि जो वयस्क मताधिकार है अर्थात जो लोग 18 साल से ऊपर के हो गए हैं, तो उनका अपना मत देने का अधिकार है, इसमें हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आज़ादी होती है। इलेक्शन में वही बात हम जैसे बोले कि वयस्क मताधिकार का हमें स्वतंत्रता मिलता है। जो भी हम पॉलिटिकल अगर कुछ हम राजनीतिक भागीदारी हम लेना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे कि मीडिया को भी स्वतंत्रता है कि वह समाज का आईना जो है वह लोगों तक पहुँचा सके या दिखा सके। तो इस प्रकार से बहुत ऐसे सारे लक्षण हैं जो कि लोकतंत्र में पाए जाते हैं। हम उन सारे तत्वों को नहीं बता सकते हैं कि आखिर में लोकतंत्र में कितने सारे तत्व हैं। अब यहाँ पर इससे हम लोग समझते हैं कि आदर्श प्रारूप, जैसे लोकतंत्र के आदर्श प्रारूप की हमने बात की, तो लोकतंत्र में अनिश्चित संख्या में ऐसे तत्वों के अमूर्तीकरण और संयोग से यह विकसित किए जाते हैं। अर्थात जो भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिससे कि लोकतंत्र बनता है। अब यह तत्व जो होते हैं वह वास्तविकता में तो पाए जाते हैं समाज में, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए लोकतंत्र में, लोकतंत्र की संरचना जैसी होनी चाहिए हूबहू वैसे ही यह विशिष्ट रूप में अपने या तो बहुत ही कम पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। अर्थात हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो परिभाषा या जो परिकल्पना या जो इमेज हमारे मन में लोकतंत्र की है, वह हूबहू समाज में, लोकतंत्र में या एक लोकतांत्रिक समाज में हमें वैसे ही देखने को मिलेगी। यही बात अगर न्यायालय की है, तो यहाँ पर एक इग्नू का ही ये आर्टिकल है। ये जो चित्र दिख रहा है यह इग्नू में ही दिया गया है। इसको हम लोग न्यायालय का आदर्श प्रारूप के बारे में समझाया गया है। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि न्यायालय की जैसी बात आती है, हमारे मन में आता है कि न्यायाधीश जो होता है वह पेशी के लिए बुलाता है लोगों को। वहीं पे न्यायाधीश जो होता है, याचिका पत्र जो होता है उसको दाखिल किया जाता है न्यायाधीश के द्वारा।
न्यायाधीश के द्वारा वकील जो होते हैं उनकी सुनवाई होती है कि वकील अपने अपने पक्ष रखते हैं, या जो दलीलें रखी जाती हैं उनकी सुनवाई की जाती है। न्यायाधीश जो होता है वह निष्पक्ष होकर अपना डिसीजन भी या अपना निर्णय भी देता है। तो जैसे ही न्यायालय की बात आती है, हमारे मन में यह तमाम विचार बन जाएंगे कि हाँ, अगर कोई किसी पे अगर कोई केस है तो सबसे पहले उसकी याचिका दायर की जाएगी, या पेशी के लिए बुलाया जाएगा, या फिर वकीलों द्वारा उनके पक्ष में विपक्ष में दलीलें सुनी जाएंगी, और फिर जज किस प्रकार से सही निर्णय लेता है एक निष्पक्ष तरीके से। तो जो न्यायालय का आदर्श प्रारूप है, इसके अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाती हैं, अर्थात ये सारे तत्व न्यायालय के अंतर्गत पाए जाएंगे। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ये प्रत्येक न्यायालय में अपने इसी रूप में विद्यमान होते हों। हो सकता है कि बहुत ऐसे केसेस आपको मिलेंगे कि जिसमें वहां तक की नौबत ही नहीं आती है, और ऐसे ही लोग समझा बुझा के ही लोगों को वापस सुलह करके भेज देते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि न्यायालय की बात आते ही ये सारी प्रक्रियाएं हमें देखने को मिलेंगी ही। तो वेबर यही कहते हैं कि ये सारे जो तत्व होते हैं आदर्श प्रारूप के, वह समाज में यथार्थ के रूप में पाए तो जाते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह अपने विशिष्ट रूप में पाए ही जाएं। कभी कभी तो ये पाए भी नहीं जाते हैं अपने विशेष रूप में, या फिर बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो ये थी आदर्श प्रारूप की संरचना। अब यहाँ पर हम लोग आदर्श प्रारूप की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। आदर्श प्रारूप सामान्य अथवा औसत प्रारूप में नहीं होता है। हम लोगों ने क्या समझा था अभी तक? जो आदर्श प्रारूप होता है वो क्या होता है? वह अपने सर्वोत्तम रूप में होता है। तो हम इसे सामान्य या औसत की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। आदर्श प्रारूप जो होता है ये पूर्ण यथार्थ की प्रस्तुति नहीं होती है। आदर्श प्रारूप क्या होती है? ये एक मॉडल होता है। ये हमारे विचारों द्वारा एक मॉडल बनाया जाता है कि हाँ, ये ऐसा किसी भी चीज का जो आदर्श प्रारूप है वो ऐसा होता है। तो ना तो ये पूरी तरह से यथार्थ की अर्थात वास्तविकता की प्रस्तुति होती है, और ना ही ये सभी बातों की व्याख्या करती है। अर्थात आदर्श प्रारूप जो होती है वह उसमें से क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है या सर्वोत्तम है, सिर्फ उन्हीं की व्याख्या करता है, ना कि सभी बातों की व्याख्या आदर्श प्रारूप करता है। तीसरा पॉइंट है, आदर्श प्रारूप यथार्थ की किसी निश्चित अवधारणा की व्याख्या नहीं करता है। ये यथार्थ की कोई परिकल्पना भी नहीं प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ये यथार्थ की व्याख्या और विवरण में सहायक होते हैं। व्याख्या नहीं करते हैं, लेकिन ये व्याख्या और विवरण करने में सहायक होते हैं। तो आदर्श प्रारूप जो होता है यह यथार्थ की किसी निश्चित अवधारणा की कि आदर्श प्रारूप ऐसा ही होना चाहिए या ऐसा ही होता है, इसकी व्याख्या नहीं करता है, और ना ही उस यथार्थ की कोई परिकल्पना करता है कि ये ऐसा ही हम इसका इमेजिन कर सकते हैं। कि जैसे संयुक्त परिवार की मैंने बात की, तो संयुक्त परिवार में कुछ लक्षण जो होते हैं वो प्रत्येक संयुक्त परिवार में पाए जाते हैं, लेकिन हम ऐसा परिकल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये सारी की सारी चीजें प्रत्येक संयुक्त परिवार में पाई ही जाएं। लेकिन यथार्थ की अर्थात वास्तविकता की व्याख्या और विवरण अर्थात उसको व्याख्या विस्तृत रूप से व्याख्या करने में सहायक होता है। चौथा पॉइंट है, आदर्श प्रारूप घटनाक्रम के कार्य कारण के विश्लेषण से जुड़ा हुआ है। तो जो आदर्श प्रारूप है वो किसी भी घटना के कार्य कारण संबंध को ढूंढने की कोशिश करता है कि आखिर में इनके बीच में कार्य कारण संबंध क्या है, लेकिन ये पूर्व निर्धारित व्याख्या के अर्थ से नहीं जुड़ा हुआ है। अर्थात जो पहले से ही अगर किसी भी घटना की व्याख्या पहले से ही कर दी गई है, पूर्व निर्धारित व्याख्या कर दी गई है, तो वह उसको हटा देता है या उसे इग्नोर करता है या उसे मानता नहीं है। वह आदर्श प्रारूप जो होता है वह अपने तरीके से कार्य कारण का विश्लेषण करता है या उसको ढूंढने की कोशिश करता है। पांचवा पॉइंट है कि सामान्य निष्कर्षों तक पहुंचने तथा तुलनात्मक विश्लेषण में भी यह सहायक होता है। अर्थात जब हम आदर्श प्रारूप के द्वारा जब हम किसी भी घटना का अगर हम वस्तुपरक अध्ययन कर रहे हैं,
तो क्या होगा इससे? इससे हम निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि आखिर में इसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है। वहीं पर अगर हम किसी मान लेते हैं कि ये घटना 1 है और इसी प्रकार की अगर कोई और भी घटना घट गई और हम मान लेते हैं कि ये घटना 2 है, तो इस घटना में और इस घटना में क्या अंतर पाया गया, इसका ये तुलनात्मक विश्लेषण भी करता है। तो इस प्रकार से जो आदर्श प्रारूप है, ये सामान्य निष्कर्षों तक पहुंचने तथा तुलनात्मक विश्लेषण में भी सहायक होते हैं। अगला पॉइंट है कि आदर्श प्रारूप जो होता है वह आनुभाविक शोध के निर्देशन में भी सहायक होते हैं। अर्थात जो आनुभाविकता के आधारित शोध किया जाता है, जो अनुभवों पर आधारित कौन सा होता है? कारण कार्य संबंध एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होते हैं उनको हम कह सकते हैं। तो जो आदर्श प्रारूप होता है वह कार्य कारण संबंधों से संबंधित जो आनुभाविक शोध होता है उसके निर्देशन में भी सहायक होता है। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को आज मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप जो है वह अच्छे से समझ में आ गया होगा। हालांकि अभी आदर्श प्रारूप पे एक और लेक्चर बनेगा और फिर उसमें भी और भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन जब किया जाएगा, इसके और भी जो विशेषताएं हैं या और ये किस प्रकार से आदर्श प्रारूप को मैक्स वेबर ने अपने अध्ययन में प्रयोग किया था, तो यह बातें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। बस ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।